So today we are going to start with mechanism of nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है। हमने पढ़ा अभी कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया जाता है जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद लग जाता है, लाइक दिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके लिए मैकेनिज्म क्या है, कैसे होगा। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्या पाथवे है जो फॉलो हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसकी बात करनी है अब हम। ठीक, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, वो दो तरीके से हो सकता है। उसके लिए मैकेनिज्म दो तरीके का हो सकता है, SN2, इधर SN2 और SN1। SN2 का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर, एंड SN1 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, यहाँ से बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर से आपको केमिकल काइनेटिक्स की कुछ टर्म याद आ रही होंगी, जैसे जिनमें ऑर्डर ऑफ एक्शन 2 होता है। बायोमोलिकुलर रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऑर्डर ऑफ एक्शन 2 होता है, और यूनिमोलिकुलर केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है। ओके, तो जो SN2 है वो आपका, अगर आपको वही पूछ ले कि अगर आपका मैकेनिज्म SN2 है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो ऑर्डर ऑफ एक्शन क्या होगा, 2। और अगर SN1 है मैकेनिज्म तो ऑर्डर ऑफ एक्शन क्या होगा, 1। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि SN2 मैकेनिज्म क्या है और SN1 मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, SN2। अब इस मैकेनिज्म की स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं, देयर इज रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड द न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज गोइंग टू अटैक इज हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, एंड इट विल गिव, आफ्टर रिएक्शन दे विल गिव मेथनॉल। मतलब मिथाइल क्लोराइड के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन इज गोइंग टू अटैक, उसने यहाँ से क्लोरीन बाहर निकाल देना है और उसकी जगह खुद जोड़ लेना है अपने आप को। दिस इज लाइक दिस, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेथनॉल, और Cl नेगेटिव आयन इज दी लीविंग ग्रुप। तो इस रिएक्शन के लिए जब एक्सपेरिमेंट किए गए और इसकी केमिकल काइनेटिक्स को ऑब्जर्व किया गया, इसकी काइनेटिक्स क्या आएगी, तो इसकी केमिकल काइनेटिक्स के लिए जो इक्वेशन बनी, रेट लॉ इक्वेशन, दैट इज रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रेज़ टू पावर 1 1। मतलब मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 मींस मिथाइल क्लोराइड के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मिथाइल क्लोराइड के रिस्पेक्ट में ये, और हाइड्रोक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन गया, सेकेंड। ठीक है, मतलब SN2 में इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तभी तो रेट लॉ इक्वेशन ये वाली आती है। अब इसमें बात करते हैं मैकेनिज्म, कि जब हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की जो रेट लॉ इक्वेशन है वो ये बन रही है, तब वहां से बात निकल के आती है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इस रेट लॉ इक्वेशन की वजह से जो इसका मैकेनिज्म प्रिडिक्ट हुआ है वो ये वाला है कि ऐसे रिएक्शन हो रहा है, कि रिएक्शन में ये चीजें हो रही हैं। मतलब आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इट इज गोइंग टू अटैक एट मिथाइल क्लोराइड जो कि आपका सबस्ट्रेट है। ये अटैक करने जा रहा है और यहाँ से जैसे जैसे ये नियर बाय पहुंचता जाएगा वैसे वैसे क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव होता जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी विच इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, OH नेगेटिव आयन इसके साथ बाइंड होना शुरू हो गया और Cl नेगेटिव आयन वाला जो बॉन्ड है CCl का, वो टूटना शुरू हो गया। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग। ओके, क्लियर। तो अभी ये जा रहा है और अभी ये आ रहा है, तो ये इस टाइम कार्बन दोनों से बाइंडेड है वीकली। ओके, और बाकी 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज बाइंडेड है जैसे इसमें बाइंडेड थे। तो अल्टीमेटली इस तरह की जो आपके पास स्टेट आती है दैट इज कॉल्ड एज दी ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत हाई एनर्जी की होती है, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। रिएक्शन के दौरान आप इस ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट करके स्टडी नहीं कर सकते।
तो अब आप बोलोगे कि सर ये मैकेनिज्म में ये कैसे पता लगता है, लग रहा है कि ये कैसे बना, फिर ट्रांजिशन स्टेट का पता कैसे लगा उनको? ये हाइपोथेटिकल स्टेट है। उन्होंने बोला कि इस रिएक्शन में बायोमोलिकुलरिटी आने का रीजन क्या है कि रिएक्शन के दौरान पहले हाइड्रोक्साइड आयन ने अटैक किया सी पे, और यहाँ से Cl नेगेटिव आयन निकलना शुरू हुआ, जिससे ये बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस तरह की एक स्टेट बनी होगी जो कि हाइपोथेटिकल स्टेट है, जिसको आइसोलेट करके स्टडी नहीं किया गया है। ठीक, बट जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं वो कहते हैं कि ये वाली स्टेट पक्का बनी होगी। ओके, तो इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और अल्टीमेटली इस ट्रांजिशन स्टेट से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन, ये बॉन्ड अल्टीमेटली फॉर्म हो ही जाता है और ये बॉन्ड अल्टीमेटली टूट ही जाता है, एंड यू विल गेट क्लोराइड आयन एंड मिथेनॉल एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो ये होता है आपके पास SN2 मैकेनिज्म। तो ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, मतलब एक ही स्टेप में सब कुछ हो गया। अटैक होना शुरू हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ, ये बना, और अल्टीमेटली दिस लीड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया। और इस स्टेप में आपने देखा मॉलिकुलरिटी में, मॉलिकुलर अगर हम मॉलिकुलरिटी के टर्म में बात करें तो इसके मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल ये दोनों आपस में आए हैं इस स्टेप में, और यही स्टेप जो है वो रेट को डिटरमिन कर रहा है, इसलिए इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स ये बनती है। क्योंकि आपने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का, जो रेट लॉ इक्वेशन है उसमें जो मॉलिकुलरिटी कहाँ से, ये जो ऑर्डर आता है वो कहाँ से आता है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें मॉलिकुलरिटी क्या है, और उसमें मॉलिकुलरिटी में ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, इसलिए जो रेट लॉ इक्वेशन बन रही है सेकंड SN2 के लिए ये बन रही है। ठीक है, और इसकी अगर आपने बॉल स्टिक मॉडल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो ये रहा, ये बॉल स्टिक मॉडल के टर्म में रिप्रेजेंटेशन कर रखी है। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन का न्यूक्लियोफाइल है ये आ रहा है, इसके ऊपर अटैक करवा रहा है, अल्टीमेटली एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जिसमें इसका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और अल्टीमेटली ये बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यू विल गेट योर प्रोडक्ट एंड लिविंग ग्रुप। so this is called as the SN2 mechanism। ओके, और अगर इसका हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ ड्रॉ करें, ओके, इस साइड एनर्जी है, एनर्जी दिस साइड, और यहाँ इस साइड है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो आपका ग्राफ आपको कैसे दिखेगा, लाइक दिस। ये अभी रिएक्टेंट्स हैं, अभी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच होना शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ आपने जस्ट सिंपली मिक्स किया। उस टाइम जो रिएक्शन की एनर्जी है वो इतनी है। जब न्यूक्लियोफाइल ने इसको अप्रोच करना शुरू किया और एक्स की एनर्जी निकल, एक्स जो है ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, अल्टीमेटली ऐसा होते होते ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म होना शुरू लग पड़ा है और ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट विच विल हैव द मैक्सिमम एनर्जी। ओके, और अल्टीमेटली इस ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनने हैं तो ये टूट जाएगी, यहाँ से एक्स नेगेटिव आयन निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर डिक्रीज हो गया एनर्जी, यू विल गेट योर प्रोडक्ट्स एंड लिविंग ग्रुप। ओके, तो इसके केस में आपके पास एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो बहुत हाई एनर्जी की होती है, तो रिएक्टेंट से पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है हाई एनर्जी वाली, उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट डिकम्पोज होके विल गिव द प्रोडक्ट। ओके, and this rate law implies that both alkyl halide and nucleophile are taking part simultaneously in the rate determining step of the reaction। वहीं से हमने जब इसकी एनालिसिस करी, ठीक है, तो रेट लॉ इक्वेशन ये बनी और यहाँ से हमने प्रेडिक्ट किया कि मैकेनिज्म ये होगा, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी बाद में यही कहते हैं कि मैकेनिज्म यही होता है। और इस मैकेनिज्म को SN2 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, और ओवरऑल ऑर्डर सेकंड बन रहा है। ओके, इसका थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इसको भी। इसमें अब आगे लिखा हुआ है व्हेन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आयन स्टार्ट अप्रोचिंग द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद इट, जैसे जैसे वो उसको अप्रोच कर रहा है, जैसे मैकेनिज्म को समझा रहा हूँ अभी मैं, तो जैसे जैसे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है अल्काइल हैलाइड को, ओके, और उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू हुआ, द CX बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो ब्रेकिंग करना स्टार्ट करता है और न्यू COH बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग, और नया बॉन्ड बनना शुरू होता है। दस SN2 रिएक्शन आर कंसर्टेड रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शंस जो SN2 मैकेनिज्म से होती हैं वो कंसर्टेड रिएक्शन होती हैं। कंसर्टेड रिएक्शन किनको बोलते हैं,
जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं, टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। दीज रिएक्शंस अकर थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्शन में क्या था, ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व थी ना, इसी को समझा रहा हूं मैं अभी मैकेनिज्म को, कि ये अप्रोच करना शुरू हुआ, ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, अल्टीमेटली एक ट्रांजिशन स्टेट बनी जिससे आपके प्रोडक्ट बन गए, और ये सारा एक ही स्टेप में हो गया, इसलिए ये कंसर्टेड रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ओके, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट्स नहीं बनते। इंटरमीडिएट्स का मतलब कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन वगैरह नहीं बनते, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सेकेंड, इन ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, द कार्बन एटम इज बाउंडेड टू दी 5 एटम्स। कार्बन एटम जो है, देखो कार्बन एटम अल्टीमेटली 1 2 3 इनके साथ तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इन दोनों के साथ भी जुड़ा हुआ है, बट ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड अभी फॉर्म हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है, तो अल्टीमेटली ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है वो 5 एटम से बाउंडेड है, और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4। 5 तो हो ही नहीं सकती, ये अभी फोर्सफुली 5 बनी पड़ी है, इसलिए तो ये इतनी अनस्टेबल होती है और हाई एनर्जी की होती है, तभी तो ये फटाफट से डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना देती है। ओके, यहाँ पे इसकी बात करी गई है, इन ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन एटम बाउंडेड टू 5 एटम्स एंड दस ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड हेंस कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इसलिए जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। वेयर एज अभी हम SN1 भी पढ़ेंगे, SN1 में आपके पास इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और इंटरमीडिएट्स तो आइसोलेट किए जा सकते हैं। इंटरमीडिएट्स को आइसोलेट करवाने के बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे आप टेम्परेचर का जो आप रिएक्शन का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो कर दो, जिससे क्या होता है, रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे इंटरमीडिएट भी कई बार रिएक्ट करने से रुक जाता है और उसको आइसोलेट करवा लिया जाता है। बट ट्रांजिशन स्टेट को आप कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल स्टेट है, क्योंकि इसमें कार्बन एटम 5, कार्बन जो एटम है वो 5 एटम से बाउंडेड है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। वेयर एज इफ इंटरमीडिएट्स दैट कैन बी। नेक्स्ट, इन SN2 रिएक्शन देर इज ऑलवेज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये अभी हम कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, कैसे पता लगता है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये अभी समझेंगे, पर अभी मैं आपको फिगर से बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। इसका अभी रफली वेगली मतलब जानेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन का मीन क्या है। एज दैट अटैकिंग ग्रुप, अटैकिंग अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल occur from back side and leaving group leaves from the front side। ओके, अब देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा था, इसकी ज्योमेट्री ऐसी थी, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और यहाँ से क्लोराइड आयन गया, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना उसमें ज्योमेट्री देखो उलट गई है, ये ऐसे ही है, पहले ऐसे पड़ा था। ओके, अब जो है, अब इसकी ज्योमेट्री उलट गई है, तो मतलब अगर ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ, आपको पता ना ऑप्टिकल आइसोमर, थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही है, अगर ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक, तो ये अभी ये बिल्कुल उल्टा है, इसकी मिरर इमेज लग रहा है, मिरर इमेज लग रहा है ये वाला मॉलिक्यूल, इसकी मिरर इमेज लग रहा है, इट मींस ये बिल्कुल उल्टा है इससे। तो क्या हुआ है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी उसके टोटली ऑपोजिट है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। मींस SN2 मैकेनिज्म में आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बिल्कुल इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला बनता है, कि अगर आपका रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ, डेक्स्ट्रो और लीवो जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए टर्म्स यूज करते हैं, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ तो आपका ये जो प्रोडक्ट बना दैट विल बी लीवो रोटेटरी। ओके, बिकॉज यू गेट प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये जो इन्वर्जन होना इसको क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है रिएक्टेंट की टोटली प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान, दिस इज कॉल्ड एज दी वॉल्डन इन्वर्जन। इसका रीजन क्या है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया था, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था, और जो आपका लीविंग ग्रुप था वो फ्रंट साइड से गया था। ठीक है, जैसे वो होता नहीं है बरसातों में, अगर आप छाता लेके निकलो और हवा से आपका छाता, जैसे मान लो पहले ऐसे था और जब हवा इस साइड से पड़ी तो छाता बिल्कुल टोटली ऑपोजिट हो जाता है, लाइक दिस। ठीक, तो वैसा कुछ देखने को मिला इसमें, कि ये छाता है आपका, जैसे मान लो पहले उल्टा हो रखा है ऐसे करके, ये उसका वो पकड़ने वाला हैंडल, यहाँ से अटैक हुआ, अल्टीमेटली ये बॉन्ड टूटा, अल्टीमेटली ये उलट उलट ही गया, ऐसे ऐसे हो गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन उलट गई है।
ठीक है। एंड इस कॉन्फ़िगरेशन के उलटने को क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। ओके, दिस वाज द SN2 मैकेनिज्म। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज SN1 मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट सेकंड इज SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक, इसके लिए जो आपके पास रिएक्शन है जो SN1 मैकेनिज्म शो करती है दैट इज रिएक्शन बिटवीन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, बट इस बार जो सबस्ट्रेट है इसमें मैंने ब्रोमाइड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ भी ब्रोमाइड रखो। देयर इज सबस्ट्रेट इज this and hydroxide is ion is attacking on this. Okay, तो अल्टीमेटली यू विल गेट ये ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन उसका प्लेस ले लेगा। वो तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोलते हैं ब्रोमाइड आयन निकलना और हाइड्रोक्साइड आयन ऐड होना, लाइक दिस। ठीक, तो इसमें जो रिएक्शन काइनेटिक्स आती है, इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन काइनेटिक्स निकल के आती है दैट इज रेट इक्वल टू के। इसके लिए ऑब्जर्व किया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन पे उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन काइनेटिक्स इसकी ये निकल के आई रेट लॉ इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर अब साइंटिस्ट के दिमाग में चला कि यार इसका क्या मैकेनिज्म होता हो। ठीक है, दिस इंप्लाइज ओनली दिस मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, बट वाई हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ गया, उसके लिए आपके पास इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। इसको अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले इसका मैकेनिज्म है ये। दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन, दिस इज नॉट अ कंसर्टेड रिएक्शन, दिस इज टू स्टेप रिएक्शन। स्टेप वन में क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल खुद ब खुद ही पहले आयोनाइज होके ब्रोमाइड आयन को बाहर निकाल देता है। मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयन की वेट नहीं करता कि मेरे ऊपर अटैक करेगा उसके बाद मैं यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकालूंगा ना, ये खुद ब खुद ही पहले ब्रोमाइड आयन को बाहर निकाल देता है और खुद को क्या कन्वर्ट कर लेता है, कार्बोकटायन की फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। ओके, ये आयोनाइजेशन खुद ब खुद हो जाती है, बट किसकी प्रेजेंस में होती है, हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में होती है। इसको होता है कि हाँ भी मेरे पे हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करने वाला पड़ा है, जैसे ही इसको दिखता है कि मेरे ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करने वाला पड़ा है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली आयोनाइज हो जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन दिखता है, उसकी वेट नहीं करता कि मेरे ऊपर अटैक करे ही, बस इसको दिखता है कि मेरे मेरे में इन्होंने हाइड्रोक्साइड आयन डाल दिया है, बस अब मैंने अपना ब्रोमाइड आयन लीव कर देना है। अल्टीमेटली खुद को कार्बोकटायन बनाता है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। ठीक, और स्टेप टू में क्या होता है, इस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन फटाफट से अटैक करता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेप है दिस इज द फास्ट स्टेप, बट दिस स्टेप फर्स्ट स्टेप which is called as the ionization step is very slow step। ठीक है, तो रिएक्शन काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक ही इन्वॉल्व है, तो उसी के अकॉर्डिंग काइनेटिक्स डिसाइड होगी। तो इसलिए केमिकल काइनेटिक्स जो रेट लॉ इक्वेशन बनी वो क्या बनी, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रेज्ड टू पावर 1। so that's why it is a first order reaction। ठीक है, और एक और बात याद रखना, जितने भी SN1 वाले रिएक्शन होते हैं, these reaction generally carried out in the polar protic solvent such as water, alcohol, acetic acid etc। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन तभी बनेगा जब इसके स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले फैक्टर ज्यादा से ज्यादा हों। तो कोशिश ये करनी है जब भी SN1 रिएक्शन करवाया जाता है तो जो आपका सबस्ट्रेट है और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दोनों को किसी ना किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाया जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, पोलर का तो मतलब आप समझ गए, जिसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं मॉलिक्यूल में। प्रोटिक किसको बोलते हैं, जो प्रोटोन रिलीज भी कर सकता हो, जैसे वाटर है ये प्रोटोन रिलीज कर सकता है, इथेनॉल है इसमें ये वाला प्रोटोन रिलीजेबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जैसे मॉलिक्यूल्स को ब्रोमाइड आयन निकाल के कार्बोकटायन बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि वो इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। आपको पता है ना कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपने आप को इसके अराउंड ओरिएंटेट कर लेते हैं, ओरिएंटेट करके करते क्या है, इसके साथ हाइड्रेशन करवाएंगे, सॉल्वेशन करवाएंगे, सॉल्वेशन से क्या होगा, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
और जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतने ही चांसेस ज्यादा हैं कि वो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से कैरी आउट होगा। क्योंकि SN1 मैकेनिज्म कैरी आउट होने के लिए सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनना जरूरी है, और कार्बोकेटाइन तभी बनेगा अगर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल हुआ। तो जितने भी फैक्टर हैं जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जो हमने पढ़े भी हुए हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जितने भी फैक्टर जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे वो फैक्टर आते जाते हैं, जितने ज्यादा वो फैक्टर हैं उतना ही चांस ज्यादा है कि जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से होगी, ना कि SN2 से। क्योंकि SN2 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है। और वैसे SN1 में क्या होता है, स्टेप दो को कौन कौन से 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आपका क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल जो है, जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, वो आयोनाइज होके क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और ब्रोमाइड आयन को। ओके। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, अब ये भी सवाल आता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई, obtained through the solvation of bromide ion with the protic solvent। ये जो ब्रोमाइड आयन है ये भी सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज जो होनी है ब्रोमाइड आयन के रिलीज होने पे, मतलब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ब्रोमाइड आयन जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करवाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो पोलर प्रोटिक है, तो इनमें पार्शियल पॉजिटिव, सॉल्वेंट के पार्शियल पॉजिटिव की इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी ब्रोमाइड के नेगेटिव के साथ। इस इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वही बॉन्ड तोड़ने में काम में आती है। ओके। तो जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कार्बन ब्रोमीन के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो ब्रोमाइड आयन की सॉल्वेशन से आती है। तभी हम बोलते हैं कि हमें जो सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक लेना है इन केस ऑफ, अगर आप चाहते हो कि आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करे। ओके। और साथ में वो वाले फैक्टर भी देखने हैं कि आपका जो कार्बोकेटाइन बने वो भी ज्यादा से ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन हो। ओके। तो स्टेप 1 में ये होगा। स्टेप 2 में आपके पास कुछ नहीं, वो तो सिंपल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही है। जो जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल लिया होगा वो अटैक कर देगा। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार दोबारा बॉल स्टिक मॉडल में। ये आपका सबस्ट्रेट है, इसकी पहले डिसोसिएशन होगी। डिसोसिएशन ये पहले करवा देता है, मतलब ये ब्रोमाइड आयन पहले ही निकाल देता है। इसको निकाल दिया, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन कैसा होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और उसके साथ 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से ये सब्स्टिट्यूएंट लिए हैं। वो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई एल्काइल वाला भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। ठीक। तो ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया। और कार्बोकेटाइन में जो कार्बन सेंटर में होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आता है, इसलिए कार्बोकेटाइन्स आर प्लेनर इन नेचर, मतलब इनके तीनों बॉन्ड एक प्लेन में आ जाते हैं। उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं रहती। जैसे वो मॉलिक्यूल टूट के अपना कार्बोकेटाइन बनाता है, कार्बोकेटाइन प्लेनर ज्योमेट्री का बनता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, जो OH नेगेटिव आयन आपने डाला था, वो इस साइड से भी अटैक करवा सकता है, इस साइड से भी अटैक करवा सकता है। मतलब स्टार्टिंग चाहे आप इस कॉन्फ़िगरेशन से करो, बट जो प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट तो कार्बोकेटाइन के थ्रू बनना है ना। तो कार्बोकेटाइन के ऊपर इस साइड से भी अटैक हो सकता है, इस साइड से भी अटैक हो सकता है। अगर वो अटैक इस साइड से हो जाए तो इट मींस तब वही कॉन्फ़िगरेशन बनेगी जो आपकी स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की थी। और अगर इस साइड से अटैक हो गया तब आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने स्टार्टिंग प्रोडक्ट लिया है उससे उल्टी बनेगी। क्लियर। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन टोटली उल्टी ही होगी एज कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन भी बन सकती है, ऑपोजिट भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जब आपका सबस्ट्रेट अपने ब्रोमाइड आयन को निकालता है या अपने एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को निकालता है, उसके बाद जो उसका कार्बोकेटाइन बनता है, उस कार्बोकेटाइन के ऊपर किस साइड से अटैक हुआ है वो साइड डिसाइड करेगी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी बनेगी। एग्जिस्टिंग वाले जैसी ही बन जाएगी या उससे ऑपोजिट बन जाएगी। ओके। तो इसके केस में अगर आपको कोई पूछे कि बताओ जी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन में क्या रिलेशन होगा, आप बोलोगे कोई रिलेशन नहीं होगा। वो वाली भी बन सकती है जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन थी, उससे उल्टा वाला कॉन्फ़िगरेशन भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने कौन सी तरफ से अटैक किया। और इस स्टेट को जब आप कॉन्फ़िगर जब दोनों कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट बन सकते होते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं कि रेसिमाइजेशन हो रही है। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास
जितने आपके डेक्स्ट्रो वाले कंपाउंड बन रहे हैं उतने ही आपके लीवो वाले कंपाउंड भी बन रहे हैं। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें मान लो इक्वल नंबर ऑफ डेक्स्ट्रो और इक्वल नंबर ऑफ लीवो वाले मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएं, तो ओवरऑल उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि जितने डेक्स्ट्रो हैं उतने ही लीवो हैं। ठीक है, तो ओवरऑल उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन की एबिलिटी होती है वो जीरो हो जाती है। इस स्टेट को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो इसमें जब SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होने पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट। मतलब उसमें 50% होगा कि आपके मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसे ही बन गए हों कॉन्फ़िगरेशन में, और 50% जो होंगे वो रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन वाले बनेंगे। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो बनेगा आपका दैट विल हैव ऑप्टिकल रोटेशन जीरो। ओके, ऑप्टिकल रोटेशन हम अभी डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ना है। ठीक, पर अभी आप इतना जानो कि दिस इज द टू स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दैट कार्बोकैटायन, and that can happen from left side as well as right side as well as left side, depending upon there will be the configuration of the product. Okay, और इसका अगर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ देखें, ओके, तो होगा क्या, जब आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट के मिक्सचर किया जाएगा तब आपके पास पहले क्या बनेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सॉरी वेट, तब क्या होगा, तब धीरे धीरे पहले ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट होना शुरू होगा, ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा। इसलिए ये बॉन्ड टूटना अभी मान लो शुरू में ये एलोंगेट होना शुरू हुआ बॉन्ड, ये वाला जो आपके पास है। तो एलोंगेट होने के बाद जो एक स्टेट आती है उसको भी एक तरह की ट्रांजिशन स्टेट ही बोलते हैं। क्लियर, इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थोड़ी सी हाई होगी, जो कि ये। उसके बाद ये जब ये बॉन्ड टूट ही जाएगा, टूटने के बाद क्या बन जाएगा आपका कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन विल बी अ लिटिल बिट स्टेबल फ्रॉम दैट ट्रांजिशन स्टेट जो आई थी एलोंगेट होने के बाद। तो दिस इज, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी जो डिप आया, ये वाला डिप किसकी वजह से आया, क्योंकि आपका कार्बोकैटायन बन गया। आर पॉजिटिव क्या डेजिग्नेट कर रहा है, कार्बोकैटायन को, और उसने लीविंग ग्रुप निकाल दिया। उसके बाद न्यूक्लियोफिल, अभी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक शुरू नहीं किया। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन को अप्रोच करना शुरू होगा तो ये बॉन्ड बनना शुरू होगा, बना नहीं है, बनना शुरू होगा, तब भी एनर्जी लिटिल बिट बढ़ जाएगी लाइक दिस। तो आपके सबस्ट्रेट को, ये जो आपका सबस्ट्रेट का कार्बोकैटायन बना ये वाला जिसको ऐसे दिखाया हुआ, ये अभी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा बॉन्डिंग आनी शुरू हो गई। उसकी वजह से भी जो एक नई स्टेट डेवलप होगी उसको भी बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, दैट विल बी कॉल्ड एज द सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो इसके केस में कार्बोकैटायन बनने के बाद जब ये न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करना शुरू हुआ तो इनके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी फिर हाई राइज करेगी। ओके, तो ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है। उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन स्टेट से अल्टीमेटली ये न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ ही जाएगा, बॉन्ड बन ही जाएगा, आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द प्रोडक्ट एंड एक्स नेगेटिव आयन। तो ये तो वैसे पहले रिलीज हो चुका था, इसकी क्या बात है, ये तो पहले रिलीज है। ठीक, और ये रिलीज है। तो दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट वेरिएशन विद एनर्जी ऑफ वेरिएशन विद रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसमें आपको दो ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती हैं और इंटरमीडिएट भी बनता है। मेन बात यही है कि ये जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, जो कि आपका SN2 के केस में नहीं बनता। Where in SN1 reaction mechanism, there may or may not be inversion of configuration. Most of the time we get racemized product. Racemized product का मतलब आधे आपके डेक्स्ट्रो वाले बन जाएंगे। जैसे मान लो स्टार्टिंग आपने डेक्स्ट्रो रोटेशन से करी, आपका रिएक्टेंट जो है वो डेक्स्ट्रो था, प्रोडक्ट भी आधा टाइम होगा कि 50% प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो वाले ही बन गए और आधे प्रोडक्ट लीवो वाले बन गए। क्लियर, so that is called as the racemized product. मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, देन एट दैट टाइम यू विल गेट रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट, ऑलवेज। ऑलवेज ना सही तो 90%। बट कई बार क्या होता है, कई बार मान लो डेक्स्ट्रो जो है इसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं ड्यू टू सम रीजंस। वो रीजंस क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल
जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम 70% मॉलिक्यूल जो हैं वो डेक्स्ट्रो वाले बन गए, डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो वाले मॉलिक्यूल 70% बन गए, और 30% जो हैं वो लीवो वाले बन गए। तब कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होगी, उसको बोलेंगे पार्शियल रेसिमाइजेशन। ओके, क्योंकि 70% ये बने, 30% ये बने, तो इन 30% के इफेक्ट को, इनमें से 70% में से 30% मॉलिक्यूल लगेंगे इनके आपस के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने में। तो 70 में से जो 40% बचे डेक्स्ट्रो वाले, तो जो सोल्यूशन है, जो आपका प्रोडक्ट का सोल्यूशन बना, वो ओवरऑल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। जिस क्यों, क्योंकि 40% मॉलिक्यूल आपके ओवरऑल डेक्स्ट्रो वाला इफेक्ट दिखा रहे हैं। ओके, उसको बोलते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन, नॉट कंप्लीट रेसिमाइजेशन। कंप्लीट रेसिमाइजेशन में दोनों 50-50% बनते हैं, डेक्स्ट्रो वाला भी और लीवो वाला भी। चाहे रिएक्टेंट चाहे जो मर्जी हो, चाहे डेक्स्ट्रो चाहे लीवो, बट आपका आधा प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो फॉर्म में बनेगा, आधा लीवो फॉर्म में बनेगा। ओके, तो दिस वाज दी SN1 मैकेनिज्म। अभी हम कंपैरिजन भी करेंगे SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, कि कब आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो होना है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको बता देंगे कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको ये बता देंगे कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। नाउ नेक्स्ट इज relative reactivity of haloalkanes toward SN1 and SN2 reaction। मतलब अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा हेलोअल्केन जो है वो SN1 मैकेनिज्म से फॉलो होगा और कौन सा SN2 से फॉलो होगा। ओके, अब देखो, अगर आपके पास ऐसा हेलोअल्केन जो टर्शरी है, टर्शरी वाला हेलोअल्केन है, मतलब जिसमें आगे 3 कार्बन से वो जुड़ा है, जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक, उसका जो कार्बन कोटायन बनेगा वो भी टर्शरी बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकोटायन बनेगा। और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकोटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो ऐसे वाले अल्काइल हलाइड जो हैं वो प्रेफर करते हैं SN1 मैकेनिज्म को। तो इनमें जो सब्स्टिट्यूशन होगी न्यूक्लियोफिलिक, दैट विल बी फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज्म। और सिमिलरली ऐसे वाले अल्काइल हलाइड जिनमें जो, जिनका अगर कार्बोकोटायन बने, वैसे तो बनता ही नहीं है रिएक्शन के दौरान, जैसे ये इसमें से अगर कार्बोकोटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा, मिथाइल कार्बोकोटायन बनेगा ना, और मिथाइल कार्बोकोटायन तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसलिए ये बनता ही नहीं है। मतलब अगर इसने रिएक्शन करवाना हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये SN1 के अकॉर्डिंग नहीं करवाएगा, ये SN2 फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको अगर पूछा जाए कि तू, तेरे को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है, बट मैकेनिज्म तू SN1 चूज करना चाहेगा कि SN2, ये बोलेगा भाई मेरा कार्बोकटाइन तो स्टेबल ही नहीं है, तो मैं तो SN1 चाह के भी नहीं करवा सकता, तो मेरे तो SN2 ही होगा। और इसके केस में ये बोलेगा मेरा कार्बोकटाइन स्टेबल है, आई विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। ओके, हालांकि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, अगर मैं बात करूं, ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करने आ रहा है, तो इनके लिए मैकेनिज्म ये भी हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल बोले मैं अपना 70% जो रिएक्शन है वो SN1 से करवाऊंगा और 30% रिएक्शन है जो SN2 से करवाऊंगा। दोनों मैकेनिज्म इकट्ठे भी फॉलो कर सकते हैं। जब हम बोल रहे हैं ना कि ये वाला मॉलिक्यूल SN1 फॉलो करेगा, उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेजरली 80 to 90% SN1 फॉलो करेगा, 10% हो सकता है कि SN2 से भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये मतलब एक्सपेरिमेंटली कौन सा फॉलो होगा, ये नहीं है कि एग्जैक्टली ये SN1 ही करेगा और ये एग्जैक्टली SN2 ही करेगा। हो सकता है कि इसमें जो 90% रिएक्शन है वो SN2 से हो रही है और 10% रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से भी हो रही है। बट SN1 मैकेनिज्म को ये इसलिए फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में इसको बनाना पड़ता है कार्बोकटायन पहले, जो कि कार्बोकटायन इसका स्टेबल नहीं होता, तो ये नहीं बनाता। बाकी SN1 से होना है कि SN2 से होना है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशंस पे भी। जैसे मैंने बोला था कि SN1 के केस में अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मान लो आपने कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, उसको अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करवाओगे तो वो SN1 मैकेनिज्म को फैसिलिटेट करती है। तो चांसेस हैं कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो होने के चांस बढ़ जाएंगे। मतलब अगर पोलर प्रोटिक की एब्सेंट में ये जब रिएक्शन करवाता है तो ये 80% रिएक्शन जो है वो SN1 की मैकेनिज्म से कराता है, 20% रिएक्शन जो है वो SN2 से करवाता है। ठीक है, 80% SN1 से करवा रहा है तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी SN1 है। बट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में मान लो और अब SN1 करवाना शुरू कर गया, मतलब 90% SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं मॉलिक्यूल, 10% SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो SN1 मैकेनिज्म को
मैकेनिज्म को एनहांस करता है, मतलब SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करवाता है। कौन करवाता है? पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट। तो इसलिए रिएक्शन कंडीशंस एज वेल एज सबस्ट्रेट कैसा है वो डिसाइड करेगा कि उसने SN1 मेजरली फॉलो करना है कि SN2। ठीक है, अब जैसे रीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना कि SN1 के लिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी, और सबसे कम किसकी है? इसकी। SN2 के लिए ऑर्डर बिल्कुल उल्टा, मतलब ये मॉलिक्यूल SN2 फॉलो करवाता है मेजरली, SN1 नहीं, और ये मॉलिक्यूल SN1 मेजरली फॉलो करवाता है, SN2 नहीं। और ये जो बीच वाले हैं, ये जैसे मान लो ये 60% रिएक्शन करवाता है SN1 से, 40% अपना रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से करवाता है। दोनों इकट्ठे भी फॉलो होते हैं या हो सकते हैं। जैसे इसके केस में 90% है SN1, 10% SN2। नेक्स्ट रीजन, अब रीजन जानते हैं कि कौन है ये, इसने अगर SN1 मेजरली फॉलो करवाना है तो क्यों? SN1 mechanism favored by the substrate which give more stable carbocation and carbocation stability order is greater. Carbocation stability order is 3 degree, 2 degree, 1 degree methyl. ओके, तो इसलिए जो सबस्ट्रेट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देते होंगे वो मेजरली SN1 ही फॉलो करेंगे। Greater the stability of carbocation, SN1 reaction will be favored. And in case of SN1 mechanism, SN1 mechanism फेवर करने का एक और रीजन क्या है? SN1 mechanism favored by the substrate carrying less bulky group on carbon, which having halogen attached to it. SN1 ने यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, SN2 आना है। SN2 मैकेनिज्म को फेवर करने वाले फैक्टर कौन से हैं? कार्बन के ऊपर लेस बल्कि ग्रुप लगे हों जिसके ऊपर हेलोजन लगा है। क्यों? समझो इस बात को। जैसे न्यूक्लियोफाइल, हमें पता है कि SN2 में क्या होता है, सबस्ट्रेट के ऊपर पीछे से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। इस साइड से बॉन्ड टूटना है तो उससे पीछे से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो होगा क्या, पीछे से अटैक तभी कर पाएगा अगर ये इजीली अप्रोच कर पाया पीछे से इस कार्बन को। बट अगर इस कार्बन के ऊपर बल्कि ग्रुप लगे हों, जैसे यहाँ पे तो अभी हाइड्रोजन लगे हैं ना तीनों, अगर इस कार्बन के ऊपर बल्कि ग्रुप लगते जाएं, मतलब हाइड्रोजन के बजाय मिथाइल ग्रुप लग जाए, मिथाइल ग्रुप CH3 होता है तो वो बड़ा होता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत डेंस होता है। ठीक, एक लग जाए तो, दो लग जाए तो ऐसा होगा, तीन लग जाए तो ऐसा होगा। अब देखो जब जिसमें तीन लगे हैं बल्कि ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करने की कोशिश करेगा, वो यहीं से मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बल्कि ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, न्यूक्लियोफाइल पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल, तो इसको यहाँ से ही वापस मोड़ देंगे, तो इसको बैकवर्ड से अटैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपका कार्बन जिसके ऊपर, जिसके साथ हेलोजन का बॉन्ड आपने देखना है तोड़ने के लिए कि इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, कैसे फॉलो करवाएंगे, ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है बैकवर्ड से अटैक कर पा रहा है तो फिर तो वो SN2 फॉलो कर देगा। अगर वो बैकवर्ड से अटैक ही नहीं कर पा रहा, और वो अटैक कब नहीं होगा, जब कार्बन के ऊपर बल्कि ग्रुप लगे होंगे। जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप लगे होंगे इस कार्बन के ऊपर जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, उतना ही चांसेस है कि वो कार्बन को SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा, ना कि SN2। SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करवाने के लिए जो आपका सबस्ट्रेट है उस पे लेस बल्कि ग्रुप चाहिए होते हैं उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर हेलोजन अटैच है, जिसका कार्बन हेलोजन बॉन्ड आपने तोड़ना है। SN1, या उल्टा बोल लो कि जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप लगे होंगे कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा है, उतना ही अच्छा है SN1 के लिए, उतना ही ज्यादा SN1 के फॉलो होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बल्कीनेस फेवर करती है SN1 को, एक तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फेवर करती है SN1 मैकेनिज्म को, दूसरा बल्कीनेस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द कार्बन विच इज हैविंग हेलोजन। जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट की बल्कीनेस है उतनी ही ज्यादा SN1 मैकेनिज्म फेवर होगी, और लेस बल्कीनेस फेवर किसको करेगी? SN2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकली? फ्रॉम द डिस्कशन इट इज कंक्लूडेड दैट मिथाइल एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जिसमें जो आपका जो कार्बन है वो एक साइड से मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा हो और दो साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हो,
ठीक, तो यहाँ से कंक्लूजन निकली कि मिथाइल एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म, ये SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि इनका कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं होता, और इनके केस में कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन लगा है वो उसके साथ जो ग्रुप लगे हैं वो इतने बल्कि भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन इतना बल्कि है नहीं, तो बैकवर्ड अटैक पॉसिबल है। ओके, बट जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है उसकी सब्स्टिट्यूशन SN1 मैकेनिज्म से ही होती है, क्योंकि एक तो उसमें बल्कीनेस बहुत ज्यादा होती है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर ही नहीं सकता पीछे से, मतलब SN2 तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा, इसके केस में जो आपका कार्बोकटायन बनता है वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बोकटायन होता है। ओके, तो मिथाइल और प्राइमरी के केस में SN1 प्रिडोमिनेंटली होता है, टर्शरी के केस में SN2 होता है। तो आप बोलोगे कि जो 2 डिग्री सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी कार्बोकटायन 2 डिग्री वाला होता है, वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? सेकेंडरी वाला जो है वो प्रिडोमिनेंटली SN1 और SN2 में से दोनों में से कोई भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन चेंज, जैसे मान लो शुरू में 40% इससे हो रहा है, 60% इससे हो रहा है, हो सकता है रिएक्शन कंडीशन चेंज करो तो 60% इससे होना शुरू हो जाए और 40% उससे शुरू होना शुरू हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन कंडीशंस SN1 को फेवर कर रही है कि SN2। सेकेंडरी प्राइमरी एलाइलिक प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड्स may react predominantly either by SN1 or by SN2 mechanism or by both without much preference depending upon the nature of nucleophile। न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या है और सॉल्वेंट का नेचर क्या है। कैसे? सॉल्वेंट वाला तो पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, न्यूक्लियोफाइल वाला सुन लो। अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको नहीं परवाह कि यहाँ पे लेस हिंड्रेंस है, स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस है, मैं तो अटैक करवा ही मानूंगा, और है भी छोटा सा, साइज में भी छोटा है, तो उस टाइम तो वो SN2 करवा देगा। अगर ये खुद बल्कि है, ऊपर से बल्कि ग्रुप भी लगे हैं, तो फिर जो मर्जी कर लो, ये SN2 ये वैसे खुद ही बोलेगा कि मैं इतना बल्कि हूँ, मेरे से पीछे से अटैक होगा भी नहीं, क्योंकि मैं तो यहीं से रिपेल होकर वापस आ जाऊंगा, तो इसलिए मैं तो SN1 के लिए ही जाऊंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट आपका डिसाइड होगा कि प्रेडोमिनेंटली SN1 फॉलो होना कि SN2। और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों में से कोई भी प्रेफरेंस में नहीं आता, डिपेंडिंग अपॉन आपने न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया और सॉल्वेंट कैसा लिया। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो तो आपको बताइए, अल्काइल हैलाइड में से जो आयोडो एल्केन्स हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड तोड़ना इजी है, तो ऑब्वियस इनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी में मैकेनिज्म का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है कि कौन से मैकेनिज्म से हो, जिस मर्जी से हो, जो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। ठीक है, जो अल्काइल आयोडाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे दोनों मैकेनिज्म के लिए, और जो अल्काइल क्लोराइड है वो सबसे कम रिएक्टिव होंगे कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल आयोडो एल्केन से। जो फ्लोरो एल्केन्स होंगे वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होंगे कंपैरेटिवली आयोडो एल्केन। ओके, चाहे वो SN1 मैकेनिज्म के लिए देख रहे हैं चाहे हम SN2 मैकेनिज्म के लिए देख रहे हैं। तो दैट्स इट विद द SN1 एंड SN2। ये तो दोबारा से मैंने वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स दिखाए हुए हैं।